क्लास 9th का हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में हम लोग कल यहाँ पर छोड़े थे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो जैसे हम पिक्चर्स में पिछला का नोट्स में बताए होंगे कि फर्स्ट 3 स्टेट में पूरा सोसाइटी बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबेल्टी, और थर्ड स्टेट में था जो बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, पीजेंट एंड आर्टिसियंस, और स्मॉल पीजेंट जो छोटे थे, जिसको अगर यहाँ पर आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो बहुत, जिन पास ज़मीन नहीं था, पीजेंट्स थे, एंड बिग प्रोफेशंस। तो ये थर्ड 3 स्टेट था, और इसको हम लोग जैसे पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं लास्ट में, कि फर्स्ट स्टेट हो गया क्लर्जी फादर, सेकंड स्टेट हो गया जो फर्स्ट स्टेट के पास होता था 10% लैंड होता था, जितने ज़मीन था उसका, और सेकंड स्टेट पर जितना ज़मीन था उसका 25%, और थर्ड स्टेट पर बाकी सब होता था। पॉपुलेशन भी फर्स्ट स्टेट में सिर्फ 1 लाख था, जबकि सेकंड स्टेट में 4 लाख, और थर्ड स्टेट में लगभग 3 करोड़ आसपास पॉपुलेशन थे, और इसमें जो फार्मर और फैक्ट्रीज में। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर, कि इसमें अभी हम लोग बुक में देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट थे कल, इससे पहले वीडियो 1 में देख चुके थे, पार्ट 1 में, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में फ्रांस का जो समाज था कैसा था। तो इसकी शुरुआत होती है वहाँ से, जैसे इन 1774 से, जब लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का था वो गद्दी में बैठता है तो फ्रांस का। तो इन 1774 जो था, अगर ये घटना जो घटित है, अगर आप इसको देख लेंगे तो 14 जुलाई 1789 था। तो उससे जब ये जो 79 था, तो 5 साल पहले लुई 16 जब गद्दी, लुई 16 तो द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग ascendant द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वॉज 20 years old, वो 20 साल का था, एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस, और उसकी जो शादी भी थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से हुई थी, जो कि राजकुमारी थी ऑस्ट्रेलिया के, उसका नाम था मैरी एंटोनेट, जो यहाँ पर दिया हुआ, उसकी प्रिंसेस से जो शादी हुई थी मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एसेसेशन, जब वो गद्दी बैठा था, न्यू किंग फाउंड एन इम्पीटी ट्रेजरी, जैसे हम बताया था कि उसका जो खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, अब कहाँ का लड़ाई लगा था, क्यों खजाना खाली था, तो हमेशा जो उससे पहले जो था लुईस 15 या लुईस 14, वो सब पूरी तरह से लड़ाई लड़ा, और फ्रांस के अगेंस्ट जो भी था, और जितना भी पैसा था वो सब खत्म हो गया था। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन ने खाली नहीं होता द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, अब जिसको मैंने कि जो मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा बेगेंट कोर्ट जो कोर्ट था, फिर इमेंस पैलेस ऑफ वर्साय, जो वर्साय का एक महल, जो कि वर्साय का महल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जब शादी होता है मैरी एंटोनेट से, तो वो बोलती है कि पेरिस से अलग कहीं जाके बिल्डिंग बनाना है। तो इसलिए जो लुई 16 था उसने दूर जाके कम से कम 42 किलोमीटर दूर जो वर्साय था वहाँ पर एक पैलेस बनाता है, एक महल बनाता है, और अक्सर राजा और रानी वहीं रहते हैं, और ये जो पेरिस है वहाँ पर कम रहते थे। तो यही था कि अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प, और जब राजा बना लुई 16 तो उसमें जो ये अमेरिका जो था, यूएसए जो है, जिसको यूएसए भी कहा जाता है, तो उसमें 13 कॉलोनीज थे। अभी जो 13 स्टेट से ज़्यादा है, 22 है, तो 13 जो कॉलोनीज थे तो वो ब्रिटिश जो था उसके इम्पीरियलिज्म में थे। तो उसको स्वतंत्र करने के लिए फ्रांस जो है उसको सहायता किया था। तो फ्रांस हेल्प्ड द 13th, अगर यहाँ ध्यान देंगे, 13th अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एनिमी, जो भारत का भी ये दुश्मन था, फ्रांस का भी दुश्मन था, ब्रिटेन। द वार इंडेड, जब लड़ाई खत्म हुआ, मोर देन $1 बिलियन। अब ये करेंसी आप देखेंगे कि ये जो लीवरे जो करेंसी है, और ये लीवरे जो करेंसी था उस समय, टू डेप्ट, कर्ज में चले गया अपने, कितना कर और कर्ज आ गया, 1 बिलियन से ज़्यादा कर्ज आ गया। डेट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवरे, कि कर्ज जो इसको देना था 2 बिलियन लीवरे से भी ज़्यादा कर्ज हो गया। लेंडर्स हु गेम द स्टेट क्रेडिट, जो कर्ज दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑफ लोन, कि जो कर्ज दिया था वो लोन जो है उसका 10% और टैक्स लगा, ये इंटरेस्ट लगा रहा था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट। तो फ्रांस सरकार को अब जो लुई 16 को ज़रूरी था कि उसका बजट का जो इंटरेस्ट पार्ट था ज़्यादा, जो भी बजट, जितना ही बजट बनाता था साल भर में, कहाँ से पैसा का कहाँ खर्च होगा, तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो था वो इंटरेस्ट पेमेंट में ख़त्म हो जाता था। अब इसी को टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेस, जो रोज़ का खर्च था,
चाहे कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग आर्मी हो, आर्मी को मेंटेन करने का उसका सैलरी हो, उसका भोजन हो, या फिर कोर्ट को मेंटेन के लिए, या फिर सरकार को जो सरकारी ऑफिस कार्यालय है उसको चलाने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, या फिर स्टेट जो कि इसीलिए इसको जो ये फ्रांस था उसको मजबूर होना पड़ा टैक्स बनाने के लिए। लेकिन टैक्स जैसे कि हम पहले बताए हैं कि टैक्स जो था, अगर इसमें देखेंगे आप इस नोट्स में देखेंगे कि टैक्स किसको देना था, कि फैक्ट ऑफ 3 स्टेट्स, कि नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट और सेकंड स्टेट, की पहला स्टेट और दूसरा स्टेट को टैक्स नहीं देना था। लेविस लाइफ स्टाइल ऑफ नोबलिटी, नोबलिटी जो थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो ज़्यादा उनका ज़िंदगी अच्छा था। और अगर इसमें देखेंगे कि टैक्स इम्पोज्ड ऑन थर्ड स्टेट, के तीसरा स्टेट को ही माने कि टैक्स लगाया जाता था। अब इसमें जो देखेंगे स्टेट जनरल में, अभी फिर हम आते हैं बैक यहाँ आके स्टेट जनरल से पहले बुक में आते हैं, तो यहाँ पर यही दिया है कि इसको जो फ्रेंच जो सोसाइटी था 18th सेंचुरी में, वह डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स ओनली एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। जैसा भी बताया कि तीसरा स्टेट था वो टैक्स देता था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक ऑन द मिडिल एज। और ये जो समाज बटा हुआ था मध्यकालीन था, जिसको हम लोग ओल्ड रिजिम भी आगे कहते हैं। ओल्ड रिजिम मतलब कि प्राचीन राजतंत्र। जैसे द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली बेस्ड टू डिस्क्राइब सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789, कि जब रिवोल्यूशन हुआ था 1789 से पहले जो समाज था, जो कि राजतंत्र था, उसको हम लोग ओल्ड रिजिम कहते हैं, माने प्राचीन राजतंत्र। तो ओल्ड रिजिम जो यहाँ पर है प्राचीन राजतंत्र। तो फिगर 2 जो सोर्स है, जिसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि किस तरह से लोन्स, कहाँ पॉपुलेशन था 90% 60%, तो इसको देखेंगे कि हाउ फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, कि किस तरह से जो फ्रेंच सोसाइटी था ऑर्गेनाइज था। पीजेंट मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं नोट्स में कि 90% पॉपुलेशन, जो कि 2.7 करोड़ था उस समय। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ दीज ऑन द लैंड दे कल्टिवेट, उसका भी संख्या बहुत कम था, खेती कम था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन्ड बाई नोबल्स, कि जो लैंड का जो 60% है वो माने कि नोबल्स कुलीन वर्ग के बाद था। उसका 10% नोबल या चर्च या अदर रिचर पर्सन जो थर्ड स्टेट का था उसके पास था। तो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, जैसा कि पहले बताया, पहला 2 स्टेट जो था क्लर्जी नोबलिटी जो था, इंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ, कि जन्म से ही उसको विशेषाधिकार था कि वो इंजॉय कर सकता है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज एग्जम्पशन, एग्जम्पशन माने छूट होता है, फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, कि देश को, जो राज्य को है, उसको टैक्स नहीं देना था, ये दोनों स्टेट को, उसको देने से छूट था, एग्जम्पशन था। द नोबल फर्दर इंजॉयड फेडरल प्रिविलेज, और जो कुलीन वर्ग था उसका ज़मीन था, जो वो जमींदार थे। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज, चाहे वो कर्ज हो देना हो, या फिर एक्सट्रेटेड फ्रॉम द पीजेंट से टैक्स लेना हो। तो इस तरह पीजेंट वाज ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, तो वो जो नोबल्स थे, जमींदार थे, उसमें काम करना उसको मजबूरी था। द चर्च, चर्च था वो भी एक अलग प्रकार का टैक्स लगाता था, जिसको हम लोग टाइथ कहते हैं, TITHE, इसमें दिया भी है। जो चर्च था वो टाइथ देता था, जिसको 1/10% वो टैक्स लगा सकता था। और ये टैक्स था जो सरकार लगाता था, जो कोई सरकार जो लगाता था टैक्स, उसको टाइल कहते थे। इसको पढ़ना है, टाइल का पढ़ना है। और इसको जो है इसको जो है टाइल और टाइथ, यहाँ देखेंगे ये टाइथ द है और ये टाइल ला है, तो 2 टैक्स था। तो टाइथ जो था ये चर्च लगाता था, और टाइल जो था स्टेट लगाता था। इसी को फिर से इस लाइन को देखिए कि द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड टू शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टेक्स, ये टाइट्स फ्रॉम द पीजेंट। और दूसरा ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड हैड टू पे टू द टैक्स, कि तीसरा ही मेंबर देता था, थर्ड स्टेट देता था। इंक्लूडिंग अ डायरेक्ट टैक्स कॉल टाइल, यहाँ टाइथ और टाइल। अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेविड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरी डे कंजम्पशन, चाहे साल्ट हो, जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो लगाया जाता था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें इस पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है कि जो लॉर्ड है, मैनार है, वो खुश नहीं है, ये सारा कुछ ला के दे रहा है अपना। उसके बाद भी इसको समझाया गया। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वो उनको जीने के लिए क्या करेंगे, जब वो सारा कुछ टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर तब पॉपुलेशन भी अचानक बढ़ गया फ्रांस में, कि जो 1750 में जो पॉपुलेशन था 23 मिलियन था, वो 1789 आते आते 28 मिलियन हो गया, यानी 5 मिलियन जो पॉपुलेशन है बढ़ गया। लेकिन जो 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ा है, उसको देने के लिए ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ा था। सो दिस लीड टू इंक्रीज
इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जब 5 बिलियन का अनाज का डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस, जो जितना 5 मिलियन बढ़ा उसको भोजन देने के लिए उतना प्रोटेक्शन नहीं बढ़ा। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड, जो अनाज का जो कीमत था, क्योंकि स्टेबल डाइट था जो ब्रेड जो था, मेजोरिटी जो रोज रेपिडली उसका दाम अचानक बढ़ गया। और ज़्यादातर जो वर्कर एम्प्लॉयड थे उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप, चाहे काम करते थे, हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, कि उसका जो वेतन था फिक्स कर दिया था, उसको इंक्रीज नहीं किया था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, कि उसको कीमत जितना था जब बढ़ रहा उसके अनुसार उसका पेमेंट नहीं बढ़ रहा था। और जिसके चलते गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है गैपेन है वो बढ़ते गया। थिंग बिकम मोर वर्स वेन एवर ड्राउट, जब सूखा पड़ गया हार्वेस्ट का, तो दिस लीड्स टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कि वो जीने के लिए कोशिश करना कि कैसे जिए। तो ये यहाँ पर चला सर्वाइविंग जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है इसको देखेंगे कि हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। यहाँ पर डाटा भरना है, भरने की कोशिश करिएगा, नहीं भर पाया तो इसको ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो उसको हम आंसर बता देंगे। अब जो हम लोग तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 जो था कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वाइसेस एंड इनटू प्रिविलेज। अगर देखें कि जो उभरते मध्य वर्ग, ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार जो प्रिविलेज था के अंत की कल्पना की। उन्होंने जो विशेषाधिकार था उसको अंत की कल्पना की। अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें कैसे क्या क्या, तो इन द पास्ट अगर पीछा देखेंगे पीछे में, तो पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स। जब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाया गया कि जो पार्लियामेंट का जो सुपर पार्लियामेंट था उसका स्टेट असेंबली का, कि जैसे हम अगर नोट्स में भी अगर हम बताएंगे कि वो जो स्टेट असेंबली का जो मीटिंग था वो बुलाया गया 5 मई 1789 को, क्योंकि ये भी मीटिंग जो बुलाया था 175 ईयर्स के बाद बुलाया जा रहा था। चलिए उसको पहले पीछे देखते हैं बुक में, उसके बाद जाके आते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। इसको तो बुक में देखते थे यहाँ पर, तो इसको जो था ये लोग इनकार करते हैं। दिस वाज लेफ्ट टू द दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्परस। थर्ड यूरोप में जो थे वो अब अमीर होते जा रहे थे, वो लोग ज़मीन खरीदते जा रहे थे क्योंकि वो पढ़ना चालू कर देते थे, एजुकेशन तो नया विचार आने लग गया था। तो द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ग का उदय हुआ, इसको समझना होगा। एक वर्ग जो था, जो पढ़ने वाले, जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड थे, जो थिंकर थे, विचारक थे, उनका उदय हुआ। तो द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू, अगर वो उनके पास धन आ रहा था, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, चाहे विदेश में व्यापार बढ़ा दिया, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, या फिर वो सामान बनाने लगे। क्या क्या सामान बनाते थे? वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल्स डैट वेयर इधर एक्सपोर्टेड, चाहे वो विदेश जाते थे या फिर रिचर मेंबर्स जो समाज के थे वो खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट, अगर मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर को छोड़ दिया जाए तो एक थर्ड स्टेट में एक और आया जो को प्रोफेशन थे, वकील थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड, सभी पढ़े लिखे थे, एंड बिलीव डेट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये बहुत बड़ी बात ये लोगों ने कहा कि जो एजुकेटेड क्लास थे उन्होंने कहा कि कोई जन्म से उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेज बाय बर्थ, रादर ए पर्सन, उसके जगह पर एक पर्सन को सोशल जो डिपेंडेंस है, पोजीशंस है, उसको मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए, डिपेंड ऑन मेरिट। तो दिस एरिया इन्फाइजेज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, कि ऐसी कल्पना की जो स्वतंत्र और इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हो। और इसी को अगर हम देखेंगे तो जो जॉन लॉक जो थिंकर था, उन्होंने क्या किया, जॉन लॉक की 2 ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें लॉके ने बताया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, कि जो राजा की जो डिवाइन माने देवी होता है, तो राजा को देवी मानना, या फिर एब्सोल्यूट राइट टू जो था थिंकिंग जो था, कि उसको आगे देखते हैं कि ऑफ द मोनार्की, यहाँ पर उसको विरोध किया। यानी जो लॉक था, जॉन लॉक था, उन्होंने विरोध किया कि राज को देवी मानने से इनकार कर दिया, और जो निरंकुश है मैंने डिस्पोटिक जो रूल है उसका विरोध किया। अगर हम यहाँ रूसो, जो पूरा नाम जो था जीन जॉक रूसो था, वो क्या बताया आइडिया, उसने बताया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, की सामाजिक अनुबंध सब मिला जुलना चाहिए बिटवीन द पीपुल और रिप्रेजेंटेटिव, कि दोनों का संबंध होना चाहिए।
और इसी के आगे जब मॉन्टेस्क्यू था जो कि जिसमें कि यूएसए में जब कानून बना जो वहाँ पर सरकार का बंटवारा हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक में लिखा मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि इंडिया में भी है। दिस मेथड ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और इसको अमेरिका में भी लागू किया गया था जब 13 कॉलोनी जो लुई 16 जो था उसको स्वतंत्र कराया था ब्रिटेन से। तो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर गारंटी भी दिया गया कि मैंने गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट की जो एक हर व्यक्ति का अधिकार को घोषणा किया गया, तो इससे भी थिंक हो गया। तो ये अब जो ये विचारित था लॉक जॉन लॉक का या फिर रूसो का या मॉन्टेस्क्यू का था, इसकी चर्चा जो होने लगी सैलून्स में जहाँ बाल काटा जाता है, कॉफ़ी हाउस में चर्चा होने लगी, किताब और न्यूज़पेपर में छपने लगा, और इसी के लिए ग्रुप बाई पढ़ने लगा द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लांट इम्प्यूज फर्दर टैक्स टू बी एबल। जब ये सूचना फैला कि लुई 16 जो है फिर टैक्स लगाने वाला है, तब इसी लोगों का जो गुस्सा है जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इसके